बच्चों, आज का हमारा अध्याय क्या है? नगर व्यापारी और शिल्पी जन। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर के द्वारा पाठ के आंतरिक प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, आपके मत से लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? और ये मिलेगा आपको बच्चों, ध्यान दें, आप 76 नंबर पेज पर देखेंगे आप पाठ के बीच में। तो यहाँ पर जो है 76 नंबर पेज पर आपको इस प्रकार से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप, तंजावुर चोल राजाओं की राजधानी थी। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। इस नगर में सुंदर और भव्य कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हो चुका था। इस नगर में मंदिर के अलावा अनेक राजमहल थे, जिनमें कई मंडप बने हुए थे। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ था। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और इसे याद भी करें। इसके बाद बच्चों आता है आपका दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, आपके विचार से इस प्रविधि के प्रयोग लुप्त मोम तकनीकी के क्या क्या लाभ थे? और ये प्रश्न आपको मिलेगा 77 यानी कि 77 नंबर पेज पर देखेंगे आप अपनी किताब के। और उत्तर क्या लिखेंगे इसका? उत्तर लिखेंगे, लुप्त मोम तकनीकी के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उसे छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम यानी कि उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था। इस विधि से किसी भी प्रतिमा को सस्ता और सुंदर बनाया जाता था तथा इस प्रतिमा में काफ़ी चमक भी होती थी। प्रतिमा मिट्टी और मोम से बने होने के बावजूद भी काफ़ी मजबूत होती थी। ये था बच्चों आपका दूसरा प्रश्न, और उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका। तीसरे प्रश्न में पूछा है, आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इन्हें कौन इकट्ठा करता है, वे किस प्रकार वसूल किए जाते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है? और ये प्रश्न कहाँ मिलेगा आपको बच्चों? ये प्रश्न मिलेगा 79 नंबर पेज पर, यानी आप अपने पाठ के जो है बीच में देखें कहीं भी, और वहाँ पर आपको जो है 79 नंबर पेज मिलेगा। 79 नंबर पेज पर आपको इस प्रकार से एक प्रश्न मिलेगा जिसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे बच्चों, बाजार में लगने वाले कर बिक्री कर हैं। इन्हें सरकार के आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वसूल करते हैं। ये कर विक्रेताओं से वसूल किए जाते हैं। इन करों का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों, विकास कार्यों और लोक कल्याणकारी कार्य के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आपका ये प्रश्न है तीसरा और यह है इसका उत्तर, जहाँ पर करों के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद बच्चों यह है आपका चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न में पूछा गया है, आपके विचार से हम्पी नगर किलेबंद क्यों था? ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है ये प्रश्न मिलेगा आपको, ध्यान दें, 83 यानी कि 83 नंबर पेज पर देखेंगे आप अपनी किताब के। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एक प्रश्न मिलेगा, आपके विचार से हम्पी नगर किलेबंद क्यों था? और उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इस नगर को किलेबंद किया गया था, जिससे कि यह नगर बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, पांचवा प्रश्न है, और पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, अंग्रेजों और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों लिया? और ये प्रश्न मिलेगा आपको 85 नंबर यानी कि 85 नंबर पेज पर देखेंगे आप, और उत्तर लिखेंगे, मसूलीपट्टनम समुद्र के किनारे बसा हुआ है। पहले यहाँ पर मछुआरे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी लोग भी यहाँ रहने लगे। व्यापारी लोगों का दूसरे देशों से व्यापार होता रहता था। यहाँ पर इंग्लैंड
तथा हॉलैंड के निवासी आते जाते रहते थे और ये यहाँ पर रुकते भी थे। इस स्थान पर जहाज़ों के लिए लंगर डालने की व्यवस्था की गई थी। व्यापारिक सुविधाओं के कारण ही अंग्रेज़ों और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न आपका 5वां और उसका उत्तर। तो इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये तो जितने आपको यहाँ पर बताए गए ये थे आंतरिक प्रश्न, यानी कि पाठ के बीच में से पूछे गए प्रश्न थे सारे। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं अब जो पाठ के अंत में जो है आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देख रहे हैं ना आप। यहाँ पर यह है पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर आप पाठ के अंत में देखें। वहाँ पर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और सबसे पहले है फिर से याद करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आपके लिए इन प्रश्नों के जो है पहले प्रश्न में कुछ यहाँ पर जो है खाली स्थान दिए गए हैं और उनमें आपने कुछ ना कुछ लिखना है, यानी उनकी पूर्ति करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क में है राजराजेश्वर मंदिर में, यहाँ पर जो आप लिखेंगे बनाया गया था। और ख है अजमेर सूफी संत, यहाँ पर जो है खाली है से संबंधित है। और हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कौन थी, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में अपनी बस्ती बसाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। पहले का उत्तर लिखेंगे आप, पहले की जगह जहाँ पर खाली है वहाँ पर लिखेंगे 11वीं सदी में। दूसरे में लिखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और गए का उत्तर लिखेंगे विजयनगर और घ में लिखेंगे मसूलीपट्टनम। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न के क्या गए जो हैं इनके सब के उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न है बताएं क्या सही है और क्या गलत, यानी कि जो लिखे हुए यहाँ पर क्या गए इनमें से कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। यहाँ पर आपने सही गलत लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है हम राजराजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार स्थापत्य का नाम एक शिलालेख से जानते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, चलिए हम आपको अभी उत्तर बताने वाले हैं। ख में सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे, क्या सही है या गलत है। और ग वाला है काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था, सही है या गलत है। और ग में है सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन था। तो क्या ये सही है बच्चों, ये चारों जो है ग क्या ये सही है या गलत है, कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं, आइए देख लेते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों जो क वाला है वो आपका सही है और जो ख वाला है गलत है। और यहाँ पर जो है जो ग वाला है ये भी गलत है आपका और जो घ वाला है ये भी गलत है। तो ठीक है बच्चों, तो 3 गलत हैं पीछे के, आगे का एक सही है। तो यहाँ पर आप प्रश्न में कर सकते हैं। आगे जो है फर्स्ट वाला सही है और जो ख जो है यहाँ पर जो है ख ग और घ ये तीनों के तीनों गलत हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों तंजावुर जो नगर था उसको जो है जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी, यानी कहाँ से उसको जल प्राप्त होता था। उत्तर लिखेंगे तंजावुर नगर को जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों द्वारा की जाती थी। ठीक है बच्चों। और चौथा प्रश्न है मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था। तो उत्तर लिखेंगे आप इस चौथे प्रश्न का। उत्तर लिखेंगे ब्लैक टाउन्स में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर एवं अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी रहा करते थे। और इसके बाद आगे है आपके लिए, आइए समझें। और 5वां प्रश्न है यहाँ पर आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों आप। उत्तर लिखेंगे मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के मुख्य कारण क्या क्या थे। इस तरह से लिखेंगे आप नंबर 1 2 3 करके। पहला लिखेंगे मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। दूसरा लिखेंगे सने सने यानी कि धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। और तीसरा लिखेंगे आप, तीसरा मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे तथा राजा द्वारा भी भूमि एवं धन अनुदान में दिए जाते थे। इससे मंदिर के पुजारियों की आजीविका चलती थी। और चौथा पॉइंट लिखेंगे तीर्थयात्रियों और पुरोहित
पंडितों को मंदिर प्रशासन द्वारा भोजन कराया जाता, जिससे मंदिर के पास साधु संत और पुरोहित पंडितों को आवास स्थान बन गया था। ठीक है बच्चों, तो पुरोहित पंडितों का आवास स्थान बन गया था। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। इसीलिए हुए बच्चों। यहाँ पर जो 4-5 पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ पर है आपके लिए ये 6ठा प्रश्न, और इसमें पूछा गया है मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पीजन कितने महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रख रखाव के लिए शिल्पीजन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण थे। नंबर 1, मंदिरों के निर्माण के लिए शिल्पी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। शिल्पियों में सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। ठीक है बच्चों, ये जो है धातुओं से जो कारीगरी करते हैं उनको क्या कहते हैं, शिल्पी। और इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, शिल्पकार मंदिरों को सुंदर बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। शिल्पकार ही मंदिरों के विभिन्न भागों को निर्मित करते थे। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य शिल्पकार ही करते थे। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर प्रश्न है 7वां, लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे। उत्तर लिखेंगे, सूरत में लोगों के दूर दूर प्रदेशों से आने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, सूरत अरब सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह था, जहाँ से पश्चिमी एशिया के देशों से व्यापार होता था। ठीक है बच्चों। और दूसरा कारण लिखेंगे, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। और इसके बाद जो है तीसरा कारण लिखेंगे, सूरत शिल्प उद्योग का प्रमुख केंद्र था, जिससे काफ़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला था। और चौथा कारण लिखेंगे, सूरत एक व्यापारिक नगर था, जहां पर कई वस्तुओं के थोक और फुटकर बाजार थे। इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर 8वां प्रश्न आपके लिए, कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था। तो उत्तर क्या लिखेंगे, तंजावुर कलकत्ता से पहले का विकसित नगर है, इसलिए तंजावुर में शिल्प का उत्पादन कलकत्ता से पहले शुरू हो गया था। दोनों नगरों के शिल्प उत्पादन में काफ़ी भिन्नता थी। ठीक है बच्चों। और पॉइंट बनाकर लिखेंगे यहाँ पर, नंबर 1, कलकत्ता में मुख्यतः शिल्प उत्पादन सूती, रेशमी व जूट उत्पादन तक सीमित था। और दूसरा लिखेंगे, तंजावुर में सूती वस्त्रों के अतिरिक्त कांस्य मूर्तियों, धातु के दीपदान, मंदिरों के घंटे और आभूषणों आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था, क्योंकि तंजावुर एक मंदिर नगर था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद है अगले प्रश्न है बच्चों यहाँ पर आपके लिए, आइए विचार करें। और यहाँ पर है 9वां प्रश्न आपके लिए, इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी कस्बे या गांव से करें। क्या दोनों के बीच कोई समानता या अंतर है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, सूरत सबसे पहले लिखेंगे सूरत नगर और टेकारी कस्बा की तुलना। जैसे कि टेकारी कस्बा जरूरी नहीं बच्चों, आप अपने गांव या शहर का नाम भी लिख सकते हैं, तो आप तुलना करेंगे सूरत के साथ। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप एक जो है टेबल बना के देखें, एक टेबल बनाएं और यहाँ पर जो है टेबल के 2 हिस्से करें बच्चों, और उसमें एक जगह लिखें आप सूरत और दूसरी जगह अपना कस्बा या अपना शहर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेकारी गया बिहार का एक शहर का नाम लिखा हुआ है। और इस प्रकार से आप जो है 3 पॉइंट बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बना रखे हैं, इन दोनों में अंतर समझाएंगे। जैसे कि सूरत के बारे में क्या लिख सकते हैं आप, सूरत एक व्यापारिक नगर है, यहाँ पर लोगों को आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 1। और यहाँ पर टेकारी एक छोटा सा कस्बा है जो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। नंबर 2, सूरत एक महानगर है जिसकी आबादी 28 लाख से अधिक है और टेकारी की आबादी कितनी है, 20,000 से कम है। और इसी प्रकार तीसरा, सूरत एक औद्योगिक प्रशासनिक व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हो चुका है, जबकि टेकारी ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रखंड है। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं बच्चों कि आप टेकारी लिखें, आप अपने गांव या शहर के बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि आपने अपने शहर या गांव के साथ सूरत की तुलना करनी है। और ये था आपका उत्तर। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, आपके विचार से क्या वैसी
कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। तो सौदागरों के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं बच्चों, आप समझ सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, सौदागरों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नंबर 1, व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे, क्योंकि रास्ते में जो है जहाँ जंगलों से होकर गुजरेंगे ना, कई प्रकार के जानवर मिलेंगे, उन्हें पशु पक्षी मिलेंगे जिनसे उन्हें खतरा बना रहता था। इसलिए वे क्या करते थे, काफिले बनाकर चलते थे। काफिले मतलब भीड़ बनाकर, यानी कि 8, 10, 15, 20 इकट्ठे चलते थे। नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सौदागर अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे, क्योंकि उनके जो अधिकार होते थे सौदागरों के, उनके लिए वो एक अपना जो है मंच बनाते थे, जिसमें कि वो सब मिलजुल कर अपने हित देखते थे और उसमें काम करते थे। नंबर तीसरा, उन्हें विभिन्न प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे, क्योंकि जो जितनी भी वस्तुएं बच्चों इधर उधर बिकती है ना, उन सब पे जो है टैक्स लगता है और कर के साथ होती है, इसी प्रकार उन्हें भी कर चुकाने पड़ते थे। नंबर 4, प्राचीन और मध्यकाल में यातायात के रूप में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नार्वे आदि प्रमुख थे, अर्थात यातायात के साधन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। आज की तरह नहीं था बच्चों, उस समय जो है यातायात के जो साधन थे सौदागरों के पास बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए कई बार उन्हें पैदल ही यात्राएं करनी पड़ती थी। बात करते हैं यहाँ पर वर्तमान समय में भी सौदागरों को व्यापार संघ बनाने पड़ते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के कर चुकाने पड़ते हैं तथा व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती हैं। करते हैं ना, तो आपने देखे होंगे आपके आस पड़ोस में जो भी है कपड़ों के और जो है राशन पानी के जो भी दुकानदार हैं, वे भी तो बाहर से सामान लाते हैं, तो उन्हें यात्राएं करनी पड़ती हैं। और जो आप जो ये देखते हैं आप अपने घरों के आसपास फेरी वाले आते हैं, ये कहते हैं कोई कि हम जो है चाइना से आए हैं, कोई कहते हैं नेपाल से आए हैं, तो इस प्रकार से वे भी तो एक सौदागर हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप इस प्रकार से 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अगला है यहाँ पर 11वां प्रश्न, आइए करके देखें। और 11वां प्रश्न है, तंजावुर या हम्पी के वास्तुशिल्प के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और इन नगरों के मंदिरों तथा अन्य भवनों के चित्रों की सहायता से एक स्क्रैप बुक तैयार करें। तो बच्चों ये काम तो सिर्फ आपका है, आप इसमें क्या करेंगे, एक स्क्रैप बुक बनाएंगे और तंजावुर और हम्पी के जो है वास्तुशिल्प के बारे में और अधिक जानकारी आप चाहे तो नेट से प्राप्त कर सकते हैं या कहीं अपने बड़े बुजुर्गों से और लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने जो है इस बारे में जिनको अधिक जानकारी आपसे अधिक हो, और चित्र बनाएं और स्क्रैप बुक में तैयार करेंगे। तो इसका प्रश्न का उत्तर बच्चों आप जो है स्वयं करें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न है बच्चों 12वां प्रश्न है, किसी वर्तमान तीर्थ स्थान का पता लगाएं और बताएं कि लोग वहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, क्या उस केंद्र के आसपास दुकानें हैं और वहाँ क्या खरीदा और बेचा जाता है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, किसी तीर्थ स्थान का नाम आपने लिखना है, चाहे तो आप के क्षेत्र में जो भी तीर्थ स्थान हो जहाँ पर लोग जो है घूमने जाते हो या तीर्थ स्थान में नहाने के लिए जाते हो, जैसे हरिद्वार है। तो इस प्रकार से किसी तीर्थ स्थान का जो है आप पता लगाएं कि लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं और वहाँ पर उस के आसपास जो है जो हरिद्वार है, जैसे कि मैंने आपको बताया हरिद्वार के आसपास वहाँ पर जो है तीर्थ के आसपास दुकानें हैं कि नहीं है और उनसे लोग क्या खरीदते हैं और उनमें क्या बेचा जाता है, ये सब जानकारियाँ आप जो है स्वयं से जुटाएं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी आप बच्चों स्वयं से बनाकर लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पूरे समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में।